नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों RSCIT की नई क्लास। और इस क्लास के अंदर दोस्तों लगभग 35 क्वेश्चन रहेंगे और इन 35 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ध्यान से पढ़िएगा, मतलब एक तरीके से इनको नोट भी कर सकते हो नोटबुक के अंदर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, पहला, एक समय में केवल एक कार्य करना, एक समय में कई कार्य करना, कई कार्यों को करना, केवल ऑफलाइन मोड में काम करना या केवल सर्वर पर काम करना। बताइए दोस्तों क्या होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों एक समय में कई कार्यों को करना। क्या दोस्तों, एक समय में कई कार्यों को करना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों, एक समय में कई कार्यों को करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में सेकंड नंबर का। दूसरा सवाल, विंडोज ओएस में रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है। विंडोज ओएस में, ठीक है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है। डिलीटेड फाइल को स्थायी रूप से हटाना, डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से रखना, फाइल्स को कंप्रेस करना या फिर फाइल्स को इनक्रिप्ट करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। भाई रिसाइकल बिन क्या काम करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए रिसाइकल बिन क्या काम करता है। दोस्तों ये करता है यहाँ पे कि डिलीटेड जो फाइल होती हैं उनको अस्थायी रूप से स्टोर करता है या रूप से रखना होता है इसका काम, ठीक है। मतलब जो डिलीट फाइल करते हो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है दोस्तों, रिसाइकल बिन में हो जाती है। अब इसे हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का कचरा पात्र बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का कचरा पात्र। कौन सा पात्र दोस्तों, कचरा पात्र भी हम बोल सकते हैं इसको। और इसमें क्या होती है, जो फाइल आप डिलीट करते हो, अनवांटेड फाइलें होती हैं, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाके इनको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में तीसरा। उम्मीद है दूसरा आपको समझ में आ गया होगा भाई। तीसरा सवाल है दोस्तों, राउटर का मुख्य कार्य क्या है। राउटर का मुख्य कार्य है, एक ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा फॉरवर्ड करना, केवल प्रिंटिंग कंट्रोल करना, डाटा इनक्रिप्ट करना या सीपीयू स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों राउटर का मुख्य कार्य क्या है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा फॉरवर्ड करना, केवल प्रिंटिंग कंट्रोल करना, डाटा इनक्रिप्ट करना या सीपीयू स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों क्या होता है राउटर का काम। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं भाई जल्दी से। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा फॉरवर्ड करना। क्लियर यहाँ तक का, ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपके 3 में से 3 सही हो गए होंगे शुरुआत के सवाल। और देखते हैं कि आपके 35 या जो भी सवाल है मेरे पास उनमें से आपके कितने सही होते हैं, एक तो आपको लास्ट में पता लगेगा। चौथा सवाल है दोस्तों हमारे सामने, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफर के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, ईमेल सेंडिंग के लिए या ईमेल रिसीविंग के लिए। बताइए दोस्तों किस काम में लेते हैं हम एसएमटीपी का प्रोटोकॉल, ठीक है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या काम लेते हैं हम। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आपने मेरी पिछली क्लास देखी होंगी तो मैंने कई बार इस सवाल को करवाया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करें एसएमटीपी की तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ईमेल सेंडिंग। सेंडिंग मतलब ईमेल भेजने का काम आता है दोस्तों। एसएमटीपी क्या काम आता है दोस्तों, एसएमटीपी ईमेल भेजने का काम आता है, ईमेल भेजने का काम आता है। अब ईमेल क्या होती है, मतलब एक पत्र बोल दो एक तरीके से जिसको हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, तो यहाँ पे ईमेल कहलाता है एक तरीके से, ठीक है। तो एसएमटीपी क्या करता है, ईमेल को भेजता है प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों सिंपल मेल ओके ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और ये क्या काम आता है दोस्तों, ईमेल भेजने का काम आता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में पांचवा, POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग या प्रयोग होता है। POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, पहला रिसीव करने के लिए, दूसरा ईमेल सेंड करने के लिए, तीसरा फाइल ट्रांसफर करने के लिए और चौथा इनक्रिप्शन करने के लिए। बताइए दोस्तों POP3 का क्या काम आता है। POP3 का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मतलब क्या काम आता है, क्या उपयोग होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आप बता सकते हो अगर आपको आता है तो। दोस्तों यहाँ पे बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो इसमें जो POP3 आता है रिसीव करने के लिए आता है। किसको रिसीव दोस्तों, ईमेल को रिसीव करने के लिए काम आता है ये। किसको दोस्तों, ईमेल को रिसीव करने के लिए काम आता है। कौन,
POP3। अब POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और 3 का मतलब होता है तीसरा क्या है दोस्तों? इसका संस्करण है। क्या है दोस्तों? संस्करण तीसरा है। यहाँ पे 3 लिखा गया है यहाँ पे। तो POP3 का फुल फॉर्म मैंने बता दिया दोस्तों। और POP3 क्या काम आता है दोस्तों? रिसीव करने के लिए आता है। क्या रिसीव करने के लिए दोस्तों? ईमेल रिसीव करने के लिए आता है। तो ईमेल सेंड करने के लिए आता है दोस्तों SMTP, जो भी जस्ट बात करके आया था ना भाई, SMTP आता है ईमेल सेंड करने के लिए। क्लियर है तक का? ओके। फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्या आता है दोस्तों? FTP आता है। कौन सा आता है दोस्तों? FTP आता है। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में छठा है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? यहां से सवाल बन जाता है कई बार RSCIT के अंदर। तो पहला है वन ड्राइव, दूसरा है यहाँ पे गूगल ड्राइव, तीसरा ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, अगर आपने बुक पढ़ी है या फिर अच्छी तरह आपने तैयारी की है RSCIT की, तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है भाई? तो देखो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज वन ड्राइव भी होता है दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो गूगल ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? सभी आएगा। मतलब ये सभी क्या है? एक तरीके से सभी क्या है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज है। क्या है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज है ये सभी। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्लाउड स्टोरेज। ये सब के सब क्या है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में सातवां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। साइबर क्राइम में हैकिंग का अर्थ है। साइबर क्राइम में हैकिंग का अर्थ है, पहला कंप्यूटर रिपेयर करना, दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश करना, तीसरा कंप्यूटर मेमोरी बढ़ाना, चौथा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। बताइए दोस्तों साइबर क्राइम में हैकिंग का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ पे बताइए साइबर क्राइम में हैकिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? अगर आपको आता है तो जल्दी से आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों यहाँ पे हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश करना। ओके, हैकिंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है दोस्तों? हैकिंग कहलाता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में सातवां क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 8वां सवाल, इनक्रिप्शन का उपयोग किस लिए होता है? इनक्रिप्शन का उपयोग किस लिए होता है? डाटा को कंप्रेस करने के लिए, डाटा को सुरक्षित यानी कि सिक्योर बनाने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, या डाटा को सॉर्ट करने के लिए। बताइए दोस्तों इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपको हल्का फुल्का कंप्यूटर आता हो जरूर इसका आंसर दे सकते हैं भैया। तो बताइए क्या होता है इनक्रिप्शन का उपयोग? दोस्तों इसका जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों डाटा को सुरक्षित करना यानी कि सिक्योर बनाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, डेटा को सुरक्षित यानी कि सिक्योर बनाने के लिए। तो 8वां यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 9वां, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन डाटा की ऑथेंसिटी और इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, पासवर्ड सेव करने के लिए, या एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या काम आता है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डिजिटल जो सिग्नेचर काम आता है वो आता है दोस्तों डाटा की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल हमारे सामने क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव की तरह सोचने और निर्णय लेने वाली मशीन बनाना, केवल डाटा स्टोर करना, केवल एनिमेशन बनाना, या केवल ईमेल भेजना। बताइए दोस्तों AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपको आता है तो बता सकते हैं दोस्तों इसका जवाब। दोस्तों AI का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो है दोस्तों मानव की तरह सोचने और निर्णय लेने वाली मशीन बनाना। मानव की तरह सोचने और निर्णय लेने वाली डिसीजन लेने वाली मशीन बनाना AI का उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए आपके 10 में से कितने सही हुए? 10 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। आपके कितने 10 में से सही? ओके, जल्दी से आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है हमारे पास में LAN का पूरा नाम क्या है? LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एक्सेस नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एक्सेस नोड या लॉजिक एरिया नेटवर्क? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए कमेंट करके, देखते हैं किस किस का कमेंट आता है भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास में, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई सभी लोगों के पास शेयर कर दो। मतलब जो नहीं देख रहे हैं वो देख तो आप रहे हैं, तो आप तो क्या करोगे, शेयर खुद को ही, ठीक है। और उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जिनकी हाल फिलहाल में RSAT के एग्जाम है या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिट होने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना फिर मैं बता ही रहा हूँ दोस्तों लैन का पूरा नाम होता है एक तरीके से लोकल, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन इज राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल हमारे सामने आ गया है दोस्तों, वैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, WAN का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि वैन की फुल फॉर्म क्या है WAN की, तो वाइड एरिया नेटवर्क का मुख्य उदाहरण कौन सा है, कॉलेज कैंप्स नेटवर्क, सिटी नेटवर्क, इंटरनेट या ऑफिस नेटवर्क? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे एक तरीके से वैन का मुख्य उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे वैन का जो मुख्य उदाहरण होगा वो होगा दोस्तों इंटरनेट। क्या होगा दोस्तों, इंटरनेट होगा। ओके, क्या होगा दोस्तों, इंटरनेट होगा। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा सी ऑप्शन है टिक, इंटरनेट। क्या दोस्तों, इंटरनेट होगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 13वां सवाल हमारे सामने आ रहा है, कुकीज का उपयोग किस लिए किया जाता है, कुकीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन, वेबसाइट पर यूजर की एक्टिविटी ट्रैक और सेव करने के लिए, वायरस फैलाने के लिए, फाइल कंप्रेस करने के लिए या CPU स्पीड बढ़ाने के लिए? बताइए दोस्तों कुकीज का उपयोग किस लिए किया जाता है, वेबसाइट पर यूजर की एक्टिविटी ट्रैक और सेव करने के लिए, वायरस फैलाने के लिए, फाइल कंप्रेस करने के लिए या CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। बचा कौन सा दोस्तों, ए, वेबसाइट पर यूजर की एक्टिविटी ट्रैक करना और सेव करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, वेबसाइट पर यूजर की एक्टिविटी ट्रैक करना और सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों, कुकीज का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की और। 14वां सवाल है हमारे सामने, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में मुख्य अंतर क्या है? कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, पहला, कैश मेमोरी रैम से तेज है और रजिस्टर मेमोरी कैश से भी तेज है। दूसरा, रजिस्टर रैम से धीमा है। तीसरा, कैश मेमोरी केवल हार्ड डिस्क पर होती है। और चौथा, दोनों समान है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या अंतर है यहाँ पे, मुख्य अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, कैश मेमोरी जो होती है ना भाई, वो होती है रैम से भी तेज, ये सही बात है, और रजिस्टर कैश से भी तेज होती है, ठीक है। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों, रजिस्टर होती है, जो CPU मतलब CPU से जुड़ी हुई मेमोरी कहते हैं इसको, सबसे तेज मेमोरी होती है ये, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है कैश मेमोरी का, ठीक है। और यहाँ पे ये डायरेक्ट CPU से जुड़ी हुई होती है, मतलब किससे दोस्तों, CPU से जुड़ी हुई होती है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, कैश मेमोरी रैम से तेज है और रजिस्टर कैश से भी तेज। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में 15वां सवाल। 15वां है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग किस लिए होता है? एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग किस लिए होता है? डाटा एनालिसिस और समराइज करने के लिए, या केवल ग्राफ बनाने के लिए, केवल डाटा एंटर करने के लिए, या फिर केवल सेल फॉर्मेटिंग के लिए? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। और दोस्तों अगर आप बोर हो रहे हैं तो चाय पानी पी लीजिए, लेकिन क्लास को पूरा देखना क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और 15वां सवाल है ये, और कुछ सवाल और बच रहे हैं, लेकिन क्लास को पूरा देखना और साथ में हर एक सवाल को अच्छी तरह देखना, ठीक है। एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग किस लिए होता है भाई? वो होता है दोस्तों डाटा को एनालिसिस और समराइज करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है हमारे सामने 16वां सवाल। और मुझे बताइए 15 में से 15 किसके सही है भाई? 15 में से 15 किसी के सही आ रहे हो तो कमेंट करके बता सकता है, और आपके कितने सही हुए 15 में से वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जिन बंदों के 15 में से 10 सही है ना, उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी कहूँगा मैं कि काफ़ी अच्छी कंडीशन है RSAT के अंदर ही मान लो, और जिनकी कम है तो उनको अच्छी तरह तैयारी करने की मैं सलाह दूंगा, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पहला
DBMS, दूसरा स्प्रेडशीट, तीसरा प्रेजेंटेशन या फिर एंटीवायरस। बताइए दोस्तों MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों यहाँ पे MS एक्सेस की, अगर आपने पढ़ रखा हो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे ही सकते हैं। दोस्तों ये होता है एक तरीके से DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट, DBMS। ठीक है, ये होता है MS एक्सेस। लेकिन स्प्रेडशीट की बात करें तो ये होता है MS एक्सेल। क्या होता है दोस्तों, MS एक्सेल होता है। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये होता है MS पावर पॉइंट। क्या होता है दोस्तों, MS पावर, POINT। ओके, और एक और बात करें, डॉक्यूमेंट अगर लिखा था, क्या लिखा था दोस्तों, डॉक्यूमेंट, तो क्या होता, MS DOCUMENT है ना, डॉक्यूमेंट होता तो क्या आता, MS वर्ड आता फिर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इन सबको लिख लेना अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं कई बार। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे पास में 17वां, BIOS सेटअप यूटिलिटी से क्या किया जा सकता है। BIOS सेटअप यूटिलिटी से क्या किया जा सकता है। पहला, बूट ऑर्डर बदलना, दूसरा सिस्टम क्लॉक सेट करना, तीसरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बदलना, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों BIOS सेटअप जो होता है उससे क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे ही सकते हैं दोस्तों। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं भाई। तो दोस्तों बात करें हम BIOS सेटअप की, तो देखो भाई बात यहाँ पे ये है कि एक तो होता है बूट ऑर्डर बदलना भी इसका एक काम होता है, सिस्टम क्लॉक सेट करना भी इसी का काम होता है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का भी इसी का काम होता है। मतलब क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों ही यहाँ पे काम होते हैं किसके, इसके होते हैं। क्लियर यहाँ तक का, तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा BIOS क्या होता है। और अब बात करें BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, कई वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। B फॉर बेसिक है ना, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS का फुल फॉर्म। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का उद्देश्य है। साइबर सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज 2FA। ओके, 2FA की फुल फॉर्म आपने देख ली, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों क्या है। केवल पासवर्ड बदलना, अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर जोड़ना, या फिर वायरस हटाना, या सर्वर स्पीड बढ़ाना। दोस्तों इसका जो सही उद्देश्य एक तरीके से वो होता है अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर बढ़ाना। मतलब अतिरिक्त सिक्योरिटी करता है। जैसे मान लो अगर आपने 2FA लगाया, सीधा सा मतलब ये है कि आपको पासवर्ड भी चाहिए, फिर अगर कोई डिवाइस खोलने तो पासवर्ड ही चाहिए, प्लस क्या चाहिए आपको, OTP वगैरह भी चाहिए। मान लो आपको दोनों चीज चाहिए आपको। क्लियर यहाँ तक का, मतलब 2 चीज होने पर ही आप कोई डिवाइस को खोल सकते हो अगर आपका डिवाइस 2FA है तो। ठीक है, मतलब 2 चीज चाहिए, पासवर्ड OTP, है ना, 2 चीजें चाहिए फिर आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 19वां, उम्मीद 18वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा भाई। 19वां है दोस्तों, कंप्यूटर में FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, कई बार FTP का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि व्हाट इज FTP का फुल फॉर्म, जो भी है। तो FTP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। का प्रयोग किस लिए होता है, क्यों होता है इसका प्रयोग, क्या काम होता है इसका। पहला ऑप्शन फाइल ट्रांसफर के लिए, दूसरा ईमेल ट्रांसफर के लिए, तीसरा पासवर्ड रिसेट के लिए, या डाटा इनक्रिप्ट के लिए। बताइए दोस्तों FTP का क्या यूज होता है। यहाँ पे बता दिए FTP की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर, ओके, TRANSFER और प्रोटोकॉल। ये तो मैंने बता दिया ऊपरी सवाल में एक तरीके से। और अब ये पूछ रहा है कि इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है फाइल ट्रांसफर के लिए। किसके लिए दोस्तों, फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। तो 19वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। क्या काम आता है, ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए आता है दोस्तों। क्या आता है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए आता है ये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फाइल ट्रांसफर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 20वां, यहाँ पे 20वां है दोस्तों, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती है। 2.4 GHz पे, 5 GHz पे, 10 GHz पे, या
15 GHz पे। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सवाल भी आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, बस आपको जवाब देना है दोस्तों। और देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं भाई। दोस्तों बात करें यहाँ पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की, तो ये जो काम करती है वो करती है यहाँ पे 2.4 GH और Z पर, ठीक है, इस पर काम करती है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही भाई वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, लेकिन पूरा दिमाग लगा दीजिए और एडवांस सोचने की कोशिश भी कीजिए इसमें, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 21वां, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को किस रूप में लिखा जाता है? कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को किस रूप में लिखा जाता है? पहला, बाइनरी 0 और 1 में, इंग्लिश वर्ड्स में, असेंबली कोड में, या सिंबॉलिक लैंग्वेज में। बताइए दोस्तों किस में यहाँ पे काम मतलब रूप में लिखा जाता है? मशीन लैंग्वेज को किस रूप में लिखा जाता है भाई? जल्दी से बताइए आप। तो ये लिखा जाता है दोस्तों बाइनरी में। किस में दोस्तों? बाइनरी में। ओके, और बाइनरी में यहाँ पे 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। ओके, 0 को बोलते हैं ऑफ, 1 को बोलते हैं ऑन। तो सीधी सी बात है, इसे ऑफ ऑन की भाषा भी बोला जा सकता है दोस्तों। और बाइनरी में कितने अंक होते हैं? 0 और 1 होते हैं, ठीक है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है। यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, बाइनरी 0 और 1, बाइनरी 0 और 1। ओके, उम्मीद है 21वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और कोई ऐसा बंदा है जिसके 21 में से 21 सही है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। अब चलते हैं 22 सवाल की ओर। लेकिन 22 से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया आपने, अभी शेयर कर दीजिए भाई, इतना सा कष्ट तो आप कर ही दो, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगी क्लास। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 22वां, एक ही नाम की 2 फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती? एक ही नाम की 2 फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती? पहला, सिस्टम हैंग हो जाएगा, दूसरा एंटीवायरस रोक देगा, तीसरा फाइल नाम यूनिक होना आवश्यक है, चौथा ऑप्शन फोल्डर डिलीट हो जाएगा। बताइए दोस्तों एक ही नाम की 2 फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती? सिस्टम हैंग हो जाएगा, एंटीवायरस रोक देगा, फाइल नाम यूनिक होना आवश्यक है, या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों कि एक ही नाम की 2 फाइलें एक जगह क्यों नहीं हो सकती। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि एक ही नाम की 2 नहीं हो सकती, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक फाइल का नाम आपका राम है, ठीक है, तो दूसरे का नाम होना चाहिए राम, ओके 2 या राम 1, मतलब कुछ एडवांस लिखा होना चाहिए उसके अंदर। सेम नाम की 2 फाइलें नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहली फाइल का नाम राम है, दूसरे का राम 1 हो जाएगा, तीसरी फाइल बनाओगे तो राम यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब ऐसे आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फाइल नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब ऐसे, जैसे कि राम एक यूनिक है, राम एक हो गया तो ये यूनिक बन जाएगा। सेम इसे डुप्लीकेट बोलेंगे, जैसे राम की राम आ गई, फिर दूसरी फाइल राम में नाम, दोनों का नाम मतलब एक तरीके से सेम है, राम राम, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे यूनिक होना चाहिए, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया वो 22वां क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां है दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ है। कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ है माउस बंद करना, फाइल डिलीट करना, माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना, या फिर फॉर्मेट बदलना। तो आपने कभी किया है दोस्तों कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, तो उसका मतलब होता है माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना। तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना। किसी ने छोड़ा है भाई माउस से ऑब्जेक्ट को खींच के कहीं और जगह? तो आप खींच भी सकते हो ऐसे और छोड़ भी सकते हो कहीं भी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 24 सवाल की और 24 सवाल हमारे सामने, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? एमएस जो वर्ड है उसमें पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों बात करें यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन की, तो वो होती है दोस्तों 2 प्रकार की। कितनी दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है दोस्तों? टैब कौन सा होता है इसका? टैब होता है दोस्तों
लेआउट टैब में। किसमें दोस्तों? लेआउट टैब में होता है ये। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25 सवाल है दोस्तों हमारे सामने। भारत में सीएससी का पूरा नाम क्या है? भारत में सीएससी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। सेंट्रल सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सॉफ्टवेयर सेंटर, या फिर सेंट्रल सिक्योर क्लाउड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? भारत में सीएससी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों क्या है पूरा नाम? दोस्तों भारत में सीएससी का पूरा नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। क्या है दोस्तों? कॉमन सर्विस सेंटर। बी ऑप्शन इज राइट, कॉमन सर्विस सेंटर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने 26वां। एक्सेल में किसी सेल को मर्ज करने से क्या होता है? एक्सेल में किसी सेल को मर्ज करने से क्या होता है? सेल डिलीट हो जाती है, कॉलम हटता है, एक से अधिक सेल मिलकर एक सेल बन जाता है, या फिर एक नई सीट बनती है। बताइए दोस्तों क्या होता है? अब सेल क्या होती है एक्सेल के अंदर? देखो ऐसी सेल होती है, जैसे मान लो आपके सामने ये है और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक रूम के अंदर एक सेल, दो सेल और तीन सेल बन चुकी हैं। 1 2 3 4 बन चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेल में किसी सेल को मर्ज करने से क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक इनको मर्ज कर दिया पूरे को। ठीक है, इतना मर्ज कर दिया पूरे को एक साथ में, तो ये क्या बन जाती है? एकदम ऐसे कैसे सिंपल एक सेल बन जाती है। अगर आप इन चारों को एक साथ मर्ज करते हो ना, 1 2 3 और 4 को, तो ये चारों मिलकर क्या बन जाएगी दोस्तों? एक सेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? एक सेल बन जाएगी। ठीक है, मतलब चारों की दीवार है ना अंदर की, ये सारी दीवार एकदम हट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक से अधिक सेल मिलकर एक सेल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक सेल थे, 1 2 3 और 4 सेल थे, ये मिलकर क्या बन गए दोस्तों? यहाँ पे एक बन गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपने एक्सेल में किया होगा। और यहाँ पे आएगा एक से अधिक सेल मिलकर एक सेल बन जाता है। किस किस का सही था भाई ये सवाल? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 27वां है दोस्तों। एमएस वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस F6 है, अल्ट प्लस F4 है, कंट्रोल प्लस टैब है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस F है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका आंसर कि क्या होगा दोस्तों जब आप एमएस वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सही वो होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में F6। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल के साथ में, किसके साथ में? कंट्रोल के साथ में आपको F6 प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों? F6 प्रेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है हमारे पास में 28वां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे कहा जाता है? एआई का जनक किसे कहते हैं वो बताइए दोस्तों? फादर ऑफ एआई। क्या दोस्तों? फादर ऑफ एआई, ऐसे भी आ सकता है फादर ऑफ एआई। एआई का जनक कौन है, या एआई का पिता कौन है, या फादर ऑफ या जनक कौन है? बताइए दोस्तों क्या है एआई का जनक? जॉन मैकार्थी है, चार्ल्स बेबेज है, एलन ट्यूरिंग है, या डेनिस रिची है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक है जॉन मैकार्थी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? जॉन मैकार्थी है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जॉन मैकार्थी के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 29 यानी 29वां। पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस डी है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस वी है, या कंट्रोल प्लस एन है? दोस्तों बात करें यहाँ पे पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में बताइए दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम आती है? जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब। देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं भाई 29वीं का जवाब। कष्ट कीजिए थोड़ा सा भाई कमेंट करने का भी। दोस्तों बात करें यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, तो वो हम प्रेस करेंगे दोस्तों, हम कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे। क्या दोस्तों? कंट्रोल के साथ में हम डी प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कंट्रोल डी। ओके, कंट्रोल सी आता है कॉपी के लिए, कंट्रोल वी आता है दोस्तों पेस्ट के लिए, और कंट्रोल एन आता है दोस्तों न्यू फाइल के लिए या न्यू स्लाइड के लिए। किसके लिए दोस्तों? न्यू फाइल मान लेते हैं, न्यू फाइल। ओके,
उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब कुछ यहाँ पे। और डुप्लीकेट फाइल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, डुप्लीकेट फाइल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम Ctrl+D प्रेस करेंगे, ठीक है। और बात करें दोस्तों नई स्लाइड जोड़ने के लिए, एक सवाल और बनता है यहाँ से, नई स्लाइड जोड़ने के लिए अगर आप नई स्लाइड जोड़ना चाहते हो तो क्या प्रेस करोगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ में आपको M प्रेस करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, Ctrl+M प्रेस करना पड़ेगा नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल है दोस्तों, पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, एंटर है, स्पेस है, या फिर एस्केप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या है। दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट में अगर आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना पड़ेगा आपको एस्केप। क्या दोस्तों, एस्केप दबाना पड़ेगा, यानी कि ESC। क्या दोस्तों, एस्केप। ओके, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 31वां, रिसाइकल बिन में भेजे बिना, रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से किसी आइटम को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। रिसाइकल बिन में भेजे बिना, रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से किसी आइटम को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+A है, Ctrl+D है, Shift+Delete है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से किसी आइटम को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से किसी आइटम को डिलीट करने की शॉर्टकट की, तो वह दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट के साथ में डिलीट। क्या है दोस्तों, शिफ्ट के साथ में डिलीट है। क्या दोस्तों, शिफ्ट के साथ में डिलीट हम प्रेस करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। ओके, अगर आप रिसाइकल बिन में भेजते हैं कोई फाइल को तो वो परमानेंट नहीं होता, वो एक तरीके से अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके डिलीट करना पड़ता है जब जाके परमानेंट होता है वो। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे 32वां, किसमें एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। किसमें एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। पहला 630 MB, दूसरा 4.7 GB, तीसरा ऑप्शन 9.4 GB, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों 13 GB। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एक तरीके से 13 GB। क्या होगा दोस्तों, 13 GB होगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 13 GB होता है यहाँ पे, जो मतलब एक तरीके से प्रचलित क्षमता एकदम नहीं है यहाँ की। ओके, 13 GB, बाकी सब है। अब चलते हैं दोस्तों 33 सवाल की और 33वां यहाँ पे, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है। डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, बताइए दोस्तों क्या है। गेम खेलने के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए। बताइए दोस्तों डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तरीके से हम डिजिटल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। तो सीधी सी बात यह है दोस्तों, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। क्या दोस्तों, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे काम आएगा कौन, डिजी लॉकर। कौन आएगा दोस्तों, डिजी लॉकर यहाँ पे काम आएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा 33 सवाल यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल बच रहे हैं, 34 और 35। इनको मैं लिख देता हूँ खुद, क्योंकि लिखे हुए नहीं है यहाँ पे। तो मैं कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। 34 सवाल हमारा ये रहेगा दोस्तों आज का। अगर आपको आता है जल्दी आंसर देना है इसका, नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 34 सवाल है दोस्तों, Ctrl+Y का, Ctrl+Y किसकी शॉर्टकट की है। Ctrl+Y किसकी शॉर्टकट की, एकदम इजी सवाल पूछा मैंने आपसे, किसकी शॉर्टकट है। शॉर्टकट्स है ना, है, जल्दी बताइए किसकी शॉर्टकट से Ctrl+Y। और 35 सवाल मेरे पास में ये है कि मान लो एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वल के बाद में MIN, मिनिमम ब्रैकेट चालू किया मैंने यहाँ से, और मैंने लिख दिया 40, है ना, 10, 50 और 20। इसका क्या आउटपुट होगा, जल्दी से बताइए। एक्सेल में मिनिमम लिखा दिया मैंने, फिर 40, 10, 50, 20 का क्या आउटपुट होगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। दोनों का जवाब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, इस क्लास को फिनिश करने से पहले। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आपके लिए है 3-4 सेकंड का समय, जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों बताइए कंट्रोल प्लस वाई किसकी शॉर्टकट की है और मिनिमम का फॉर्मूला क्या काम करता है। तो दोस्तों बात करें हम कंट्रोल प्लस वाई की, तो ये जो शॉर्टकट की वो है दोस्तों रीडू की। किसकी है दोस्तों? रीडू की है। ओके, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। किसकी शॉर्टकट की दोस्तों? रीडू की है। और मिनिमम की बात करें तो ये दिखाता है दोस्तों सबसे कम, सबसे कम को दिखाता है। एक मान लो सबसे कम को, तो इसमें सबसे कम कौन सा है? 40, 10, 50 और 20 में सबसे कम कौन सा है दोस्तों? 10 है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा दोस्तों? मिनिमम क्या है? सबसे 10 सबसे मिनिमम, तो 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको 34वां और 35वां सवाल भी समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक काम करना है आपको, शेयर करना है क्लास को। क्या करना है दोस्तों? शेयर करना है, साथ में आपको सब्सक्राइब भी करना है। ये 2-3 काम कर दीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपकी तैयारी करते रहिए आप अच्छे तरीके से। आप बुक भी पढ़िए, साथ साथ में आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। साथ में मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखनी है दोस्तों। जितने भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़ी है ना, सारी एक तरीके से देख लीजिए दोस्तों। ओके, कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिए, सारी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी रहिए। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय, थैंक यू।